तो हम देख रहे थे कि इमरजेंसी के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल क्या होता है और ड्यूरेशन क्या होता है। तो ड्यूरेशन हमने देख ली कि इंडेफिनिट होती है, जो हर 6 महीने पे एक्सटेंड की जा सकती है। ठीक है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जहां तक बात थी, हमने देखा कि दोनों हाउसेस को परमिशन देनी पड़ती है 1 महीने के अंदर। ओरिजिनली 2 महीने थे, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने चेंज करके उसको 1 महीने कर दिया। और दूसरा कि स्पेशल मेजोरिटी से ये दोनों प्रोविजन, जो भी प्रोविजन है, दोनों हाउस स्पेशल मेजोरिटी से को अप्रूव करेगा। अब देखते हैं, हमने एग्जाम्पल लिया था कि मान लीजिए 543 एमपीज हैं, मतलब टोटल 543 एमपीज हैं, उसमें से 400 हैं जो प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं, तो उसमें से हाफ यानी 200 से ज्यादा जो एमपी हैं, अगर वो अप्रूव कर देते हैं तो क्या होगा, इमरजेंसी अप्रूव हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये कब था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पहले। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद क्या हो गया, स्पेशल मेजोरिटी का प्रोविजन ऐड कर दिया गया। ठीक है, अब स्पेशल मेजोरिटी क्या है एक बार समझ लेते हैं। जैसा मैंने पहले भी बोला था, थोड़ा रिजिड मेजोरिटी है। तो इसमें दो कंडीशन है। नंबर एक, 2/3 ऑफ मेंबर, 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, और दूसरा है हाफ ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस की टोटल मेंबरशिप क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लोकसभा के एग्जाम्पल लेते हैं, 543 एमपीज हैं, मान लीजिए उसमें से 3 सीट वेकेंट है। 3 सीट वेकेंट है मतलब 3 लोग अभी नहीं है, खाली है, रिक्त पद है, खाली है, वेकेंट है। तो टोटल सीट्स कितनी बटी, 540। तो 540 ऐसे सदस्य हैं जो अभी सदन में हैं। तो जब हम टोटल मेंबरशिप की बात करेंगे तो टोटल मेंबरशिप क्या हो गया, 543 माइनस 3 यानी 540, जो अभी मौके पे संसद का हिस्सा है। तो 540, ठीक, 540 का आधा कितना हो गया, तो 540 का आधा हो गया लगभग 271 से ज्यादा, 270 से ज्यादा, सॉरी 270 से ज्यादा। ठीक, तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि टोटल मेंबरशिप के हाफ यानी 270। अब ये मिनिमम कंडीशन है कि ये तो होना ही होना चाहिए, प्लस 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, मान लीजिए अब इन 540 लोगों में से सिर्फ 450 लोग हैं जो आए हैं। अब इस 2/3 मतलब 450 लोग हैं जो सिर्फ आए हैं। ठीक है, तो कितना हो गया ये, इसको हम 2/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्रेजेंट एंड वोटिंग मतलब 450 आए हैं और वो वोट दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका लगभग 300 के आसपास। अब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तभी इमरजेंसी अप्रूव होगी, यानी कि 270 से भी ज्यादा है और 320 से भी ज्यादा है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि मान लीजिए 543 टोटल सीट्स हैं, 3 लोग हैं जो मतलब 3 लोग एग्जिस्ट नहीं करते, या तो सीट वैकेंट है, 3 सीट वैकेंट है, यानी 540 लोग हैं इस वक्त। और 540 में से मान लीजिए हाफ यानी 270 तो हमें चाहिए ही चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब मान लीजिए प्रेजेंट एंड वोटिंग की जब बात आती है तो मान लीजिए सिर्फ 390 ऐसे लोग हैं जो प्रेजेंट हैं और वोट दे रहे हैं। इसका हम 2/3 करेंगे तो लगभग कितना निकल के आएगा, 260 के आसपास। अब ये जो नंबर है, ठीक है, ये नंबर किससे कम हो गया, ये नंबर कम हो गया 270 से। अब ऑल दो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 2/3 मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी 260 लोगों से 260 लोग जो थे उन्होंने प्रेजेंट एंड वोटिंग थे, उन्होंने वोट दिया। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि 2/3 से ज्यादा लोगों ने जो आए थे उन्होंने वोट दिया। लेकिन हाफ ऑफ टोटल मेंबरशिप यानी 270 से तो कम रह गई, दूसरी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो पाई, तो ये अप्रूव्ड नहीं मानी जाएगी ऐसी केस में, इसीलिए इसको रिजिड मेजोरिटी कहते हैं। अब समझ में आ रहा है मैं क्यों कह रहा हूं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक ऐसा अमेंडमेंट है
जो रिस्ट्रेंट लगा रहा है, हर जगह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जिससे ऐसा ना हो कि स्टेट ऑटोक्रेट हो जाए। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन। अब रिवोकेशन मतलब क्या होता है कि प्रोक्लेमेशन जो है उसका अंत कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहला तरीका है रिवोक, देखो जो पहला तरीका है सबसे, वो ये है कि प्रेसिडेंट खुद से ही एक नया प्रोक्लेमेशन लेके आ जाए कि भाई मैं इमरजेंसी को खत्म कर रहा हूं। एक सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन लेके आ जाए, एक सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन लेके आ जाए कि भाई मैं इमरजेंसी को खत्म कर रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ, तो इमरजेंसी वहां पर खत्म हो जाएगी। दूसरा क्या है कि President must revoke proclamation if Lok Sabha passes a resolution disapproving its continuation। अगर लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से, ध्यान रखिएगा, जब अप्रूव कर रही थी तो क्या था, दोनों सदनों को स्पेशल मेजोरिटी से करना था, लेकिन डिसअप्रूव करना है तो सिंपल मेजोरिटी से करना है। अप्रूव करना था तो दोनों सदनों को करना था, दोनों हाउसेस को करना था, लेकिन डिसअप्रूव करना है तो, या रिवोक के लिए लेके आना रेजोल्यूशन, तो सिर्फ लोकसभा ही करेगी। ठीक है, जाहिर सी बात है, ये अंडरस्टूड है कि लोकसभा क्यों करेगी, बिकॉज लोकसभा किसको रिप्रेजेंट कर रही है, लोगों को, पीपल ऑफ इंडिया को। ठीक है, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन पीपल, पॉपुलर सपोर्ट किसके पास है, लोकसभा के पास। तो एक तरीके से ये माना जाता है कि लोकसभा का जो मत है वो हमारे भारत की जनता का मत है, इसलिए दैट्स व्हाई। तो क्या है अच्छा, अप्रूव करते टाइम भी आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा फिर तो कि सर आपने इधर ये सब बोला, लेकिन वहां अप्रूव करते टाइम राज्यसभा से क्यों अप्रूवल मांगा गया, लग तो इमरजेंसी जनता के ऊपर रही है। समझिएगा बात को, अप्रूवल राज्यसभा से इसलिए मांगा गया क्योंकि क्या हो रहा है, पावर स्टेट्स की जा रही है, और स्टेट्स का रिप्रेजेंटेटिव सेंटर में कौन है, राज्यसभा। ठीक है, तो क्योंकि सेंटर, स्टेट की पावर्स जा रही है, इसलिए राज्यसभा को अप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से क्या कर सकती है, एक रेजोल्यूशन ला सकती है और प्रेसिडेंट को कह सकती है कि भाई साहब आप इमरजेंसी को आप खत्म कर दीजिए। और अगर ऐसा रेजोल्यूशन ले आती है लोकसभा तो क्या होगा, इमरजेंसी को रिवोक करना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा करने के लिए एक प्रोविजन और बनाया गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही। वो क्या है, स्पेशल सिटिंग का। तो मान लीजिए लोकसभा सेशन में नहीं है, या उस दौरान सेशन नहीं चल रहा है, तो लोकसभा के अगर 1/10 मेंबर रिटर्न नोटिस दे देते हैं, 1/10 मेंबर क्या दे देते हैं, रिटर्न नोटिस दे देते हैं, किसको, लोकसभा स्पीकर को। और अगर सेशन में नहीं है लोकसभा, तो प्रेसिडेंट। ठीक है, कि एक स्पेशल सिटिंग कराइए, किसके रिगार्डिंग, कि हमको एक रेजोल्यूशन लेके आना है इमरजेंसी रिवोक करने के लिए। ठीक, समझिएगा, अगर सेशन में है लोकसभा तो 1/10 मेंबर एक रिटर्न नोटिस स्पीकर को डायरेक्ट दे सकते हैं कि स्पेशल सिटिंग बुला लीजिए और हमको रिवोक करवाना है इमरजेंसी को। अगर सेशन में है ही नहीं तो क्या करेगा, प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा, प्रेसिडेंट को जाके ये दे देगा क्या, कि भाई हमको इसको रिवोक करना है। और ये रिटर्न नोटिस मिलने के 14 डेज के अंदर, 14 दिन के अंदर एक स्पेशल सिटिंग लोकसभा की बुलानी पड़ेगी। ठीक है, ये लास्ट में हमने लिख भी दिया है, ओनली लोकसभा हैज पावर टू पास द रेजोल्यूशन। यहाँ इस केस में सिर्फ लोकसभा के पास पावर है ये रेजोल्यूशन पास करने की। चलिए आगे देखते हैं इफेक्ट्स क्या है नेशनल इमरजेंसी के। तो इफेक्ट्स मतलब कि क्या इफेक्ट पड़ता है अगर नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन है इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसको हम 3 ब्रॉडर हेडिंग में देख सकते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल। अच्छा, एक गवर्नमेंट का ऑर्गन है जुडिशरी भी, तो जुडिशियल नहीं, क्यों, क्योंकि जुडिशरी बाहर है। हमने देखा है कि हमारी जुडिशरी क्या है, अगर हम एक बार फेडरल फीचर्स को देखें तो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है, अलग है। ठीक है, उसमें सरकार का इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप नहीं है, तो जुडिशियल नहीं आएगा यहाँ। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल, ये 3 हेडिंग के अंतर्गत हम देखेंगे कि कैसे पावर स्टेट से शिफ्ट होके सेंटर के पास जा रही है। और दूसरा इफेक्ट आता है किस पे, फंडामेंटल राइट्स पे।
तो उसको हम आर्टिकल 358 और 359 के बैकड्रॉप में देख लेते हैं आगे। तो अभी सबसे पहले देखते हैं कि सेंटर स्टेट रिलेशन पे क्या इंपैक्ट आता है। जैसे कि पहला पॉइंट है एग्जीक्यूटिव का, जिसमें लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल एक्वायर द पावर टू गिव डायरेक्शन टू अ स्टेट ऑन any matter in comparison to normal times where union executive can issue direction on matter specified under article 256 and 257। इसका थोड़ा सा पिछले वीडियो में हमने एक ब्रीफ जिक्र किया था कि 256 और 257 का यूज करके, इस्तेमाल करके क्या किया जा सकता है। 256 और 257 का इस्तेमाल करके डायरेक्शन इशू करता है कि भाई अपनी कम्युनिकेशन का मेंटेनेंस करो, रेलवे का मेंटेनेंस करो। 256 का यूज करके सेंटर स्टेट को कहता है कि आप पार्लियामेंट्री लॉ को सही से करिए, मतलब लागू करिए, ठीक है। तो ये नॉर्मल टाइम्स में 256 और 257 के तहत ही डायरेक्शन सेंटर स्टेट को देता है, ठीक। लेकिन जब इमरजेंसी लग जाती है तो क्या होता है, किसी भी मैटर पे, एनी मैटर, कुछ भी हो सकता है वो XYZ, क्यों? क्योंकि हमने पहले भी बात की थी किसका किसका मामला है, नेशनल सिक्योरिटी का। नेशनल सिक्योरिटी थ्रेटेंड है तो वो किसी भी मैटर पे डायरेक्शन दे सकता है सेंटर स्टेट को कि ये चीज आपको करनी है। तो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल आ जाता है सेंटर का स्टेट के ऊपर, ठीक है। लेजिस्लेटिव देख लेते हैं। अब लेजिस्लेटिव क्या कहता है, तो लेजिस्लेटिव रिलेशन कैसे चेंज होता है। Division of power ceases to exist although state legislatures are not suspended। एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो सस्पेंड नहीं होता है। स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है, सस्पेंड नहीं होता, ठीक। क्या होता है फिर, स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड नहीं होता, इसका मतलब है कि विधानसभा भंग नहीं होती है, यानी स्टेट लेजिस्लेचर एज इट इज काम कर सकती है, लॉस बना सकती है। लेकिन क्या हो गया है, सेंटर क्या करेगा, या एक तरीके से कह लीजिए सेंट्रल लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट क्या करेगी, स्टेट के लेजिस्लेचर की पावर को सुपरसीड कर जाएगी। समझिएगा, डिवीजन ऑफ पावर का मतलब आपको पता है, हमने ऊपर भी बात करी थी 7th शेड्यूल की। क्या है, यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट में या फिर जो लिस्ट सेंटर की है उस पर सेंटर लॉ बनाता है, स्टेट की लिस्ट पे कौन लॉ बनाता है, स्टेट लॉ बनाता है। क्या हुआ था, मैंने बताया था, फेडरल से यूनिटरी चले जाते हैं, यानी स्टेट लिस्ट पे भी अधिकार मिल जाता है सेंटर को क्या बनाने का, लॉ बनाने का, राइट। तो डिवीजन ऑफ पावर खत्म हो जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये यूनियन लिस्ट है और ये स्टेट लिस्ट है, ये दोनों के बीच में डिवीजन है। अब क्या हो रहा है, इसी को कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर। ये डिवीजन है कि भाई तुम अपना बनाओ, हम अपना बनाएंगे। अब ये डिवीजन क्या हो रहा है, ये डिवीजन खत्म हो जा रहा है, यानी अब यूनियन को भी पावर मिल गई कि यूनियन को पावर क्या मिल गई कि यूनियन पे तो बनाएगा स्टेट पे बनाएगा। अब स्टेट लेजिस्लेचर खत्म नहीं हुआ, इसका मतलब क्या कि स्टेट लेजिस्लेचर लॉज बना सकता है। समझिएगा बात को, स्टेट लेजिस्लेचर लॉज बना सकता है, लेकिन यूनियन उसको ओवरराइड कर सकता है। क्या कर सकता है, ओवरराइड कर सकता है। क्यों, क्योंकि यहां पर सुप्रीम कौन हो चुका है, यहां पर सुप्रीम सेंटर हो चुका है, ठीक है। आगे क्या है, Parliament can confer duties upon center or its officer with respect to matter outside the jurisdiction of union list in order to implement laws legislated by it। अभी सोचने वाली बात है कि भाई अगर लॉज का ज्यूरिसडिक्शन बढ़ गया, पहले भाई यूनियन लिस्ट पे लॉ बनाते थे तो यूनियन या सेंटर अपने ऑफिसर्स को जो अपने लॉ बनाते थे उनको रेगुलेट करने के लिए कहता था। अब क्योंकि उसका ज्यूरिसडिक्शन बढ़ गया है, वो स्टेट लॉज पे भी, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे भी लॉज बनाने लग गया है। तो अब क्या होगा, वो अपने ऑफिसर्स को अथोराइज कर देगा उन लॉज को भी रेगुलेट करने के लिए। समझ रहे बात को, पहले वो यूनियन लिस्ट पे बनाता था तो उसके ऑफिसर्स उसको रेगुलेट करते थे। अब क्योंकि उसका ज्यूरिसडिक्शन लेजिस्लेचर में बढ़ गया है तो उसके पास ये भी पावर है कि वो अपने अधिकारियों को कहे कि भाई देखो, इन जो ये जो लॉज है जो मेरे ज्यूरिसडिक्शन बढ़ने की वजह से मैं अब बना रहा हूं, इनको भी आपको ही लागू करना है, ठीक है। ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है। उसके बाद है पार्लियामेंट बाय लॉ कैन इंक्रीज लाइफ by 1 year at a time over and above its normal life,
ठीक है। 1 साल के लिए जो है हर बार लाइफ बढ़ा सकता है, यानी 5 साल अगर लोकसभा की लाइफ है और इमरजेंसी उससे आगे बढ़ रही है, तो हर 5 साल नॉर्मल लाइफ के बाद एक बार में 1 साल के लिए वो क्या कर सकता है, लाइफ बढ़ा सकता है। लेकिन कब तक? जब तक इमरजेंसी इफेक्ट में है। अगर जब तक इमरजेंसी इफेक्ट में है और एक बार इमरजेंसी क्या होगी, इमरजेंसी खत्म हो गई, तो ये जो एक्सटेंशन है ये 6 महीने के अंदर डिफंक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी अगर 1 साल का एक्सटेंशन मिला है और इमरजेंसी खत्म हो गई, तो जिस दिन इमरजेंसी खत्म हुई है उस दिन से 6 महीने के अंदर वो डिफंक्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी फ्रेश इलेक्शन कराना पड़ेगा नया लेजिस्लेचर या नया पार्लियामेंट, ये आपका असेंबली फॉर्म करने के लिए लोकसभा में। ठीक है। दूसरा एक चीज और है कि कोई भी लॉ जो भी इमरजेंसी की टाइम बनाया जाएगा स्टेट सब्जेक्ट्स पे या स्टेट लिस्ट के विषयों पे सेंटर द्वारा, वो इमरजेंसी खत्म होने के 6 मंथ्स के अंदर डिफंक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, जो भी लॉस बनाए गए हैं 6 मंथ्स के अंदर एक बार इमरजेंसी खत्म हो गई तो वो सारे लॉस खत्म हो जाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि उस लॉस के दौरान, इस इमरजेंसी के दौरान जो भी उस लॉ की वजह से या एग्जीक्यूटिव एक्शंस किए गए हैं, कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन किए गए हैं या उस लॉ के चलते कोई भी एक्शंस लिए गए हैं इमरजेंसी के टाइम, वो चैलेंज नहीं किए जा सकते हैं आफ्टर इमरजेंसी। समझ में आ रही बात? कहने का मतलब ये कि मैंने एक लॉ बनाया, अब इमरजेंसी आज खत्म हुई तो 6 महीने बाद वो लॉ तो खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, उस 6 महीने जब वो लॉ खत्म होने से पहले मैंने जो जो काम इमरजेंसी के दौरान किए थे, मतलब मैं कह रहा हूं मतलब यूनियन में वो जो काम किए थे वो क्या होंगे, उनको कोर्ट ऑफ लॉ में कोई भी जाके चैलेंज नहीं कर सकता। राइट, चलिए आगे देखते हैं। आगे है फाइनेंशियल रिलेशन। अब फाइनेंशियल रिलेशन कैसे बदलता है, तो हम जानते हैं सेंटर और स्टेट का फाइनेंशियल रिलेशन 268 से लेके 279 आर्टिकल के बीच में दिया गया है। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, ये जितने भी प्रोविजन है इनको मॉडिफाई कर सकता है। अगर हम पढ़ें तो प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर और स्टेट के बीच में जो रेवेन्यू शेयरिंग है उसको घटा सकता है, पूरी तरीके से खत्म भी कर सकता है, टैक्स लवी कर सकता है, सरचार्जेस लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है। 268 से 279 के बीच में जो भी प्रोविजंस है जो स्टेट के हैं वो सेंटर के पास आ जाए। और डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू की बात हमने क्या की थी कि कुछ भी फाइनेंस कमीशन का कुछ भी रिकमेंडेशन हो अपने हिसाब से उसको प्रेसिडेंट चेंज कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये कब तक चलेगा, ये जिस साल इमरजेंसी एंड होगी उस साल के फाइनेंशियल ईयर के एंड तक ये चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इमरजेंसी चल रही है, मान लीजिए वो खत्म होती है 2023 दिसंबर में, मान लीजिए अभी इमरजेंसी चल रही है और 2023 दिसंबर में ये इमरजेंसी खत्म हो जाती है, तो ये फाइनेंशियल ईयर अब किस साल वाला कब एंड होगा, 2024 मार्च, 31 मार्च 2024 को ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। तो जो भी लॉ बनाए गए थे ये 2024 मार्च में खत्म हो जाएंगे। यानी जिस साल इमरजेंसी खत्म हो रही है उस साल के फाइनेंशियल ईयर के एंड में ये कोई भी जो भी फाइनेंस से संबंधित लॉस चेंज किए गए हैं ये खत्म हो जाएंगे इमरजेंसी के दौरान। ठीक, एक आखिरी चीज है कि ये जितने भी ऑर्डर हैं, ये जो भी लॉस इससे रिलेटेड बनाए गए हैं, इनको दोनों हाउसेस के सामने रखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों हाउसेस के सामने रखना पड़ेगा। जो भी ऑर्डर प्रेसिडेंट दे रहा है रेवेन्यू के संबंध में उसको एक बार दोनों हाउसेस के सामने रख के अप्रूव कराना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। ये ध्यान रखिएगा फाइनेंस के केस में। आगे बढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट पे क्या इफेक्ट पड़ता है थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। दो आर्टिकल है, आर्टिकल 358 और 359, ये दो आर्टिकल है, इनको अगर हम समझ लेंगे तो हम समझ में आ जाएगा कि फंडामेंटल राइट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पहला आर्टिकल है 358, ये क्या कहता है, फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड व्हेन द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। शब्द देखिएगा, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जो हमने पहले वीडियो में बात करी थी,
आर्टिकल 352 जैसे ही लागू होता है तो आर्टिकल 358 क्या कहता है कि भैया आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहता है, फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड व्हेन द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज मेड, दैट इज एनी लॉ और एग्जीक्यूटिव एक्शन कैन बी टेकन टू अब्रिज 6 राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 19। यानी सेंटर कोई भी लॉ बना सकती है आर्टिकल 19 की राइट्स को लेने के लिए, अब्रिज करने के लिए। और ये जो प्रोविजन है, मतलब ये जो राइट है, इट विल नॉट बी इन्फोर्सेबल, इन्फोर्सेबल नहीं होगी किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, लेकिन हमेशा की तरह कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं होगी। इसका मतलब क्लियर है? इसका मतलब ये होता है कि आप ये जाके नहीं कह सकते कोर्ट को कि भाई देखो इमरजेंसी लगने के बाद मेरी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन हो रहा है और जो है मैं आपके पास आया हूँ जो है इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए। आप नहीं जा सकते इमरजेंसी के टाइम टेक्निकली। ठीक है, एक सेफगार्ड प्रोविजन जो इसमें डाला गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है वो कहता है कि अगर इमरजेंसी वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के चलते लगी है तभी आर्टिकल 19 क्या होगा, आर्टिकल 19 नहीं रहेगा या सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन अगर आर्म्ड रिबेलियन के चलते लगती है तब आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल 19 तक सस्पेंड नहीं होगा। तो एक चीज ध्यान रखनी है कि आर्टिकल 352 जैसे ही लागू होगा आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन कब, जब वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के कंटेक्स्ट में ये लगा। ठीक है, आर्म्ड रिबेलियन के कंटेक्स्ट में अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं। आर्टिकल 19 मैं मान के चल रहा हूँ, पता है। ठीक है, कुल 6 राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फॉर्म असेंबलीज, ठीक है, राइट टू विजिट मतलब रिसाइड इन अ प्लेस, विजिट प्लेस, ये जो भी 6 राइट है ये सारी। ठीक है, तो ये है जो आपकी लागू नहीं होंगी अगर इमरजेंसी है। तो आर्टिकल 359 क्या, 359 कहता है कि ये जो आर्टिकल है लिखा हुआ है, इंपावर्स द प्रेसिडेंट टू सस्पेंड द इन्फोर्समेंट ऑफ द स्पेसिफाइड fundamental right except article 20 and 21 during the period of emergency or shorter period subject to approval of parliament। इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा, शॉर्टर पीरियड। ठीक है, आर्टिकल 358 कब तक लागू रहता है, जब तक इमरजेंसी रहती है तब तक लागू रहता है। 359 कब तक लागू रहता है, डिपेंड्स कि प्रेसिडेंट क्या प्रोक्लेम कर रहा है। अगर प्रेसिडेंट कह रहा है कि भाई पूरी इमरजेंसी लागू रहेगा तो पूरी इमरजेंसी लागू रहेगा। अगर प्रेसिडेंट कह रहा है क्या कि कुछ समय के लिए 2 महीने के लिए, तो वो 2 महीने के लिए लागू, शॉर्टर पीरियड के लिए भी लागू हो सकता है। ठीक है, अभी क्या करता है, क्या कहता है ये कि उस 358 में क्या हो रहा था, जैसे ही इमरजेंसी लग रही थी तुरंत फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जा रही थी। राइट, अब यहां क्या हो रहा है, यहां जैसे इमरजेंसी लग रही है तुरंत फंडामेंटल राइट्स 359 के अंतर्गत कोई भी सस्पेंड नहीं हो रही है। यहां प्रेसिडेंट जब तक प्रोक्लेम नहीं करेगा कि भाई ये फंडामेंटल राइट सस्पेंड होंगी तब तक वो नहीं होगा। तो इसीलिए लिखा हुआ है स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट, यानी प्रेसिडेंट को बताना पड़ेगा कि कौन सी फंडामेंटल राइट है जो नहीं फंक्शन में रहेंगी। ठीक है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है, अब जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तब आर्टिकल 20 और 21 ये दोनों जो थे ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं था कि इनके अलावा आप कोई भी कर सकते हो। उस दौरान इनको भी आप ले सकते थे, कोई भी, सारी फंडामेंटल राइट। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, द सेवियर, जिसने बचा रखा है जो है स्टेट्स को या फिर जनता को कह लीजिए, वो आता है, वो कहता है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहता है कि भाई आर्टिकल 20 और 21 के अलावा आप कर सकते। ठीक है, एक बहुत फेमस केस है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, सुप्रीम कोर्ट में एक केस था 1975 में ही, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला।
क्या था ये केस? इसको हेबियस कॉर्पस केस भी कहते हैं। ये केस क्या कहता था? ये केस ये कहता था कि जो है आर्टिकल 20 के तहत उस समय जजमेंट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1975 में। भाई एक व्यक्ति थे, वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए कि भाई मेरा आर्टिकल 20, मतलब आर्टिकल 20 आप लोगों को पता होगा कि कन्विक्शन, ऑफेंसेस में कन्विक्शन से प्रोटेक्ट करता है, किसी भी ऑफेंस में कन्विक्शन से प्रोटेक्ट करता है, जिसमें क्या है, एक तो आपका डबल जियोपॉर्डी हो गया, सेल्फ इंक्रिमिनेशन हो गया, और किसी को सजा कब मिलेगी? किसी लॉ के वायलेशन पे ही सजा मिलेगी। ठीक है, लॉ के वायलेशन पे सजा मिलेगी। डबल जियोपॉर्डी हो गया। डबल जियोपॉर्डी मतलब एक व्यक्ति को एक क्राइम के लिए दो सजा नहीं मिलेगी। और सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब कि किसी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो ये तीनों चीज जो है, इसको लेके एक व्यक्ति गए कि जरा ऐसा ऐसा केस है और आर्टिकल 20 नहीं लिए जाना चाहिए क्योंकि इसका एक बहुत मिसयूज हो जाएगा। आप खुद सोचिए कि किसी एक व्यक्ति की एक गलती के लिए दो बार सजा नहीं दी जा सकती, ये प्रोविजन, और ये सस्पेंड हो गया। और मान लीजिए उस इमरजेंसी के दौरान मैंने कुछ क्राइम कर दिया, अब मुझको अलग अलग कोर्ट एक ही क्राइम के लिए अलग अलग सजा दे दी। मान लीजिए मेरे ऊपर एक मुकदमा चला और मुझको एक कोर्ट ने 10 साल की सजा दे दी, तो अलग अलग कोर्ट क्या करेंगे? अलग अलग कोर्ट ने मुझे सबने 10-10 साल की सजा दे दी, तो 5 कोर्ट ने अगर मुझे 10-10 साल की सजा दी तो 50 साल की सजा हो जाएगी मुझको। एक ही क्राइम के लिए अलग अलग सजा हो गई। इससे हमें बचाता है। तो इसका मिसयूज ना करे कोई, इसलिए कोर्ट के पास गए। हालांकि उस टाइम कोर्ट जो भी था, मतलब उस पर कमेंट क्या करेंगे हम, लेकिन कोर्ट ने इसको सही माना कि भाई आर्टिकल 20 भी लिया जा सकता है। ठीक है, हालांकि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इसको डाल दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि आर्टिकल 20 और 21 के अलावा, यानी ये दो नहीं ले सकते। 21 क्या है? राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ क्या, इसको नहीं लिया जा सकता। देखो, ठीक है, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ नहीं लिया जा सकता, आपका आर्टिकल 20 नहीं लिया जा सकता, जिसमें ये 3 प्रोविजन हमने बात की है। इसके अलावा कोई भी चीज ली जा सकती है। और एडीएम जबलपुर का जो ये केस था, इसको आपने देखा होगा अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो 2018 में केस पुट्टासामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, राइट टू प्राइवेसी केस जिसको कहते हैं, उसमें इस जजमेंट को क्रिटिसाइज भी किया गया था और इसको बोला गया था कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ब्लैक डे है, जो भी है। ठीक है, तो आर्टिकल 20 और 21 के अलावा क्या किया जा सकता है? कोई भी लिया जा सकता है, कोई भी फंडामेंटल राइट ली जा सकती है प्रेसिडेंट के, जो भी प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करेगा। एक इसका एग्जांपल लेते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। इसका एग्जांपल 1962 में इंडिया या इंडो सीनो वॉर या इंडिया चाइना वॉर हुआ था, और इसके दौरान एक एक्ट बनाई गई थी, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, या डिफेंस इंडिया एक्ट भी कहते हैं, डिफेंस इंडिया। अब उस टाइम प्रेसिडेंट ने एक प्रोक्लेमेशन किया कि डिफेंस इंडिया एक्ट के तहत अगर कोई भी अरेस्ट होगा, तो ये तो सबसे पहली इमरजेंसी थी, इमरजेंसी 3 बार लग चुकी है, नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी जब पहली बार लगी 1962 में इंडिया चाइना वॉर में, तो क्या हुआ कि उसमें प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी जैसे लगाया, आर्टिकल 19 तो चला गया, फिर उन्होंने बोला डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो कोई भी अरेस्ट होगा उसकी 3 राइट, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ नहीं एग्जिस्ट करेगी। समझिएगा। अच्छा, ये 20 और 21 तो लगाया नहीं जा सकता था, याद है? 20-21 हमने ये ऊपर बात करी थी यहाँ पे कि 20 और 21 तो किया नहीं, लेकिन ये कब? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद, और वो 1978 में आया। इस घटना के 16 साल बाद आया वो। हम 62 की बात कर रहे हैं। तो 62 में प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी प्रोक्लेम की और एक ये प्रोक्लेम किया कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है तो आर्टिकल 14, 19 और 21 उस आदमी को नहीं दी जाएगी। उस आदमी की ये तीनों राइट एग्जिस्ट नहीं करेंगी। कहने का मतलब कि इन तीनों राइट को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता
कि मेरी राइट इन्फोर्स करिए, यानी इन्फोर्सेबिलिटी खत्म हो जाएगी। वो जाके वो व्यक्ति वो ये नहीं कह पाएगा कि मेरी राइट को इन्फोर्स कर दीजिए आप, इन तीनों राइट। ठीक है, अब आपको शायद ज्यादा बेहतर समझ में आ रहा होगा इसका मतलब 359 का मतलब कि प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट को एम्पावर 359 क्या, नंबर एक कि एक आप सिचुएशन बताओ कि किस सिचुएशन में और कौन कौन सी राइट, और तीसरा क्या है, कब तक, टिल व्हेन, पूरी इमरजेंसी के लिए या फिर एक शॉर्टर पीरियड के लिए। समझिएगा बात, ठीक है। तो 359 इंपावर करता है प्रेसिडेंट को कि किस लिए, कौन कौन सी फंडामेंटल राइट और कब तक, यानी कुछ पीरियड के लिए या पूरी इमरजेंसी के लिए, कि कौन कौन सी राइट नहीं होगी। और अगर प्रेसिडेंट ये इसको लिखित रूप से प्रोक्लेम कर देता है तो उसके बाद ये इफेक्ट में आ जाता है। और इसका मतलब कहने का मतलब 350 और 359 में एक बेसिक सा डिफरेंस अगर हम देखें तो क्या है, आर्टिकल 358 एक ऐसा आर्टिकल है जो फंडामेंटल राइट यानी आर्टिकल 19 में जो फंडामेंटल राइट है उसके ऑटोमेटिक सस्पेंशन कर देता है तुरंत, यानी इधर इमरजेंसी लागू हुई उधर आर्टिकल 19 सस्पेंड हो गया। हाँ, प्रोवाइडेड दैट की आर्म्ड रिबेलियन पे नहीं है, ठीक। दूसरा 359 क्या करता है, ये ऑटोमेटिक सस्पेंशन नहीं करता, ये प्रेसिडेंट को पावर देता है और प्रेसिडेंट एक प्रोक्लेमेशन करके या एक मतलब ऑर्डर करके इसको खत्म कर सकता है। ठीक है, तो ये नेशनल इमरजेंसी के ऊपर एक वीडियो था, क्योंकि अब कंस्ट्रेंट है टाइम का और ऑलरेडी 2 वीडियो बन चुके हैं, तो स्टेट इमरजेंसी हम आपका और फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं देखेंगे। सो आई एम होपफुल दैट यू ऑल हैव लाइक द वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।